बुद्धिमान जो सबसे कुछ सीख लेता है, शक्तिशाली जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, सम्मानित जो दूसरों का सम्मान करता है, और धनवान जो अपने पास है उससे ही प्रसन्न है। हम अक्सर असंतुष्ट रहते हैं उसके लिए जो हमारे पास नहीं है। आपके पास क्या है और क्या नहीं, ये निर्भर करता है आपकी सोच पर। दिमाग जो है वो एक तरह से कचरे का डब्बा नहीं है जिसमें हम गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन डालने उससे भर लें उसे। दिमाग वो खजाना है जिसमें हम प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता और दया जैसी बहुमूल्य चीजें रख सकते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं हेलो इंडिया की संसद के सत्र की सुर्खियों के साथ। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी आज रहेगी। राज्यसभा में सदस्यों ने गैर जरूरी कानूनों को खत्म किए जाने की कल मांग की। विपक्षी सदस्यों ने बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन और आय असमानता पर भी सवाल उठाए। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाजपा सांसदों ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान की तारीफ की। विपक्षी दलों ने किसान के मुद्दों पर सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पानी की कमी, इथेनॉल सम्मिश्रण संयंत्रों सहित कई मुद्दों पर सदस्यों ने सरकार से सवाल पूछे। संबंधित मंत्रियों ने सदस्यों के प्रश्नों का जवाब दिया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान खिलाड़ियों की प्रदर्शन, महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और खाड़ी देशों में भारतीयों की नौकरी छूटने जैसे सवाल उठे। विदेश मंत्री ने मध्य पूर्व के देशों से संपर्क में होने का भरोसा दिलाया। राज्यसभा में चर्चा के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा भी उठा। सरकार ने कहा, हम इस पर गंभीर हैं, ये 1975 नहीं है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि 2 महीने के भीतर उन 60 टीवी चैनलों के के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन पर दिखाए जाने वाली खबरें देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। जिन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट्स भी शामिल हैं। इन चैनलों के खिलाफ 160 मामले दर्ज हुए हैं। Honorable members, yesterday Rajya Sabha witnessed a disruption-free proceedings after a long gap. It was delightful to watch quality debate on the motion of thanks to the President. Debate yesterday were marked by effective assertion of the achievements of the ruling party on one side and the contestation by opposition members on the other side. This is the advantage. तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की प्रतिक्रिया को सुन रहे थे आप। बुधवार को सदन की कार्यवाही बिना किसी अवरोध के होने पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा, लंबे समय के बाद सदन में इस तरह की रचनात्मक व्यवस्था देखने को मिली है जिसके लिए सभी राज्यसभा के सदस्य काबिले तारीफ है। राज्यसभा में दिवंगत सदस्य जमुना देवी बारूपल को श्रद्धांजलि दी गई। जमुना देवी बारूपल का जन्म बीकानेर के राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। जमुना देवी अप्रैल 2000 से अप्रैल 2006 तक सदन की सदस्य रहीं। उनकी मृत्यु 87 वर्ष की आयु में हुई। और संसद के सत्र से जुड़ी खबरों के बाद आइए देखते हैं देश की बड़ी खबरें। पुणे में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन इमारत में बेसमेंट का स्लैब गिरने से एक हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। विंटर ओलंपिक में गलवान को लेकर चीन की ओर से राजनीति करने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय का फैसला रहा है कि आज से शुरू हो रहे शीतकालीन ओलंपिक के समारोह में भारतीय राजदूत शामिल नहीं होंगे। चीन और पाकिस्तान की ओर से पेश
राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर बोले सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। उन्होंने कहा, भारत अभी देख रहा है भविष्य के संघर्षों की कुछ झलकियां। ऑनलाइन सेमिनार को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने उत्तरी सीमा पर घटनाक्रम ने पूरी तरह से तैयार और सक्षम बलों की जरूरत पर जोर दिया। सेना प्रमुख ने सुरक्षा तंत्र और संसाधनों की चुनौतियों की बात की। परमाणु सक्षम पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद, साथ ही राज्य प्रायोजित प्रॉक्सी वार को उन्होंने जिक्र किया। कोरोना के चलते जो गेट यानी जीएटी 2022 की परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि कुछ दिन पहले एग्जाम टालने से लाखों छात्रों के बीच पैदा होगी अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति। अब तय कार्यक्रम के मुताबिक ही आयोजित होगी गेट 2022 की परीक्षा। देश भर में अब तक 168 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। पहली डोज से 18 से अधिक आयु वर्ग की 96% आबादी को दी जा चुकी है। वहीं दूसरी डोज से 76% पात्र आबादी को टीका लग चुका है। 15 से 18 आयु वर्ग की 65% आबादी को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पात्र आबादी को दिया जा चुका है वैक्सीन का पहला डोज। मौसम ने अचानक करवट बदली है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन पर असर हुआ है। मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। और आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर योगी पर बनाए गए गीत यूपी में योगी है उपयोगी लॉन्च किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें 3 साल काम करने का मौका मिला, जबकि 2 साल कोविड महामारी की वजह से प्रभावित रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कौशाम्बी जिले के सराथू से नामांकन दाखिल किया। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिकंदराबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बेटियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। प्रियंका गांधी ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से समर्थन मांगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में संयुक्त प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर कहा कि जो लोग गर्मी की बात कर रहे हैं उन्हें हम बता दें कि हम गर्मी की बात नहीं, भर्ती की बात करते हैं। हमारी सरकार बनी तो कानून व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम युवाओं को भी रोजगार देंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने गाजियाबाद में जनसभा के जरिए मेरठ मंडल की सभी 28 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। मायावती ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लोगों को रोजगार देने में नाकाम रही, जिस वजह से उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा है। मायावती की इस जनसभा में मेरठ मंडल के बीएसपी के सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में रोड शो किया। उन्होंने बीजेपी के विकास कार्य को गिनाते हुए जनता से फिर से आशीर्वाद मांगा और भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा की जनता को फ्री बिजली और फ्री पानी देने का वादा किया है। उन्होंने अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य बिक्रमजीत पोहविंद अकाली दल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया की मौजूदगी में अकाली दल का दामन थामा। अकाली दल ने उन्हें प्रवक्ता भी घोषित कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी की स्मृतियों को सजाने के लिए नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक का भी भूमि पूजन किया। पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर राज्य की 108 नगर पालिकाओं के चुनाव 27 फरवरी को कराने की घोषणा की है। मतगणना की तारीख की घोषणा
बाद में की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 मार्च तक संपन्न हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए क्लास 2 पालियों में संचालित की जा रही है। बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यूक्रेन की सीमा पर तनाव के बीच अमेरिका ने मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड और जर्मनी में 2000 अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया है। साथ ही जर्मनी से रोमानिया में 1000 और सैनिक स्थानांतरित किए जा रहे हैं। ऐसा करके बाइडेन यूक्रेन पर रूस के सैन्य आक्रमण की आशंका के बीच नाटो के पूर्वी हिस्से पर अपने सहयोगियों के प्रति अमेरिकी कटिबद्धता प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि शीघ्र ही जाने वाली अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती का मकसद अमेरिका और संबद्ध सहयोगियों का मनोबल बढ़ाना है। रूस ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए इस तैनाती को निराधार और विनाशकारी बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ फोन पर बातचीत भी की जा चुकी है। सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में अमेरिकी सेना की छापेमारी में 6 बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। छापेमारी में तुर्की की सीमा के पास उत्तर पश्चिमी सीरिया में घनी आबादी वाले शहर अतमेह में एक इमारत को निशाना बनाया गया, जहां देश के दशकों से युद्ध से विस्थापित हुए हजारों लोग रहते हैं। ब्रिटेन में स्थित सीरिया की मानवाधिकार निगरानी समिति ने कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने हेलीकॉप्टर एक गांव में उतारकर एक घर पर हमला किया और विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब में लड़ाकों से भिड़ गए। इस बीच पेंटागन ने छापे के बारे में कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन कहा कि मिशन सफल रहा। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में एक संदिग्ध ने गैस स्टेशन पर कम से कम 5 लोगों को गोली मार दी। संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायलों की हालत और हमले के मकसद के बारे में तत्काल कुछ पता नहीं चल पाया है। और आइए अब नजर डालते हैं आज के दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी। लोकसभा के एजेंडे में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा शामिल है। कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसद अपने अपने विचार रखेंगे। दोनों सदनों में शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। सभा पटल पर लोक लेखा समिति के विवरण भी पेश किए जाएंगे। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की रिपोर्ट और विवरण भी आज पेश होंगे। इसके अलावा दोनों सदनों के एजेंडे में 190 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक, मतदान को अनिवार्य बनाने वाले प्राइवेट मेंबर विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी। कंपनी संशोधन विधेयक 2019 पर उच्च सदन में आगे की चर्चा होगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष M.A. अयंगार की जयंती के अवसर पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। आज राज्यसभा की कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय समिति की बैठक है। साथ ही लोकसभा की ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री हैदराबाद के पाटन चेरू में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिसर के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और ICRIST के 50वें वर्षगांठ समारोह की शुरुआत भी करेंगे। आज शाम PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की मूर्ति राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 108 दिव्य देशम का भी दौरा करेंगे जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को घेरे हुए है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। आज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है। साथ ही श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी है। साथ ही आपको बता दें कि आज बिरजू महाराज की जन्म जयंती है। नृत्य के साथ साथ बिरजू महाराज एक अच्छे शास्त्रीय गायक भी थे। उन्होंने कथक नृत्य में नए नृत्य नाटिकाओं को जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कथक के लिए उन्होंने कलाश्रम की स्थापना भी की और हम जानते हैं कि कुछ ही समय पहले बिरजू महाराज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया। आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। बिरजू महाराज
भारतीय नृत्य की कथक शैली के आचार्य और लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने के मुख्य प्रतिनिधि। ताल और घुंघरुओं के तालमेल के साथ कथक नृत्य पेश करना एक आम बात है, लेकिन जब ताल की थापों और घुंघरुओं की रुंझन को महाराज के माधुर्य में तब्दील करने की बात हो तो बिरजू महाराज के अतिरिक्त और कोई नाम ध्यान में नहीं आता। बिरजू महाराज केवल 9 वर्ष के थे जब उनके सर से पिता का साया उठ गया, लेकिन छोटी उम्र में ही बिरजू महाराज ने गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुम्हार संभव, फाग बहार जैसी नृत्यावलियों की रचना कर डाली। भरण पोषण और कला को जीवित रखने के लिए 14 वर्ष की छोटी उम्र में उन्हें मंडी हाउस दिल्ली के कथक केंद्र में नौकरी करनी पड़ी। उनके अंदर के कलाकार को गति मिली कोलकाता के मनमतुनाथ घोष के यहाँ, जहाँ देश भर के कलाकारों का जमावड़ा लगता था। यहाँ किए गए एक नृत्य ने ब्रजमोहन मिश्र को बिरजू महाराज बना दिया। इसके बाद तो बिरजू महाराज का सारा जीवन ही इस कला को क्लासिक की ऊंचाइयों तक ले जाने में व्यतीत हुआ। उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खैरगढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। पंडित बिरजू महाराज ने अपनी कला के माध्यम से लता मंगेशकर पुरस्कार, भरत मुनि सम्मान, सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार समेत कई पुरस्कार और सम्मान हासिल किए। ताल वाद्यों की विशिष्ट अंतःप्रेरणा रखने वाले तबला, पखावज, ढोलक, नाल और तार वाले वाद्य, वायलिन, स्वर मंडल और सितार के सुरों का गहरा ज्ञान रखने वाले इस नटराज पुत्र ने अपनी कला से विश्व भर में भारत और भारतीय कला का नाम रोशन किया। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा, सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, सिक्योरिटी, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 9 बजे संसद टीवी पर। Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ। Ayes have it. The bill is passed. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, और आइए अपना नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आइए आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 4 फरवरी के नाम क्या बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 4 फरवरी वर्ष 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। महान नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जो वाराणसी में स्थित है। इस विश्वविद्यालय ने बड़ी संख्या में प्रसिद्ध विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर एनी बेसेंट और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन मनीषियों की दूरदर्शिता का जीवंत प्रतीक है BHU। यह राष्ट्रीय संस्था प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन दृष्टि का एक अद्भुत संगम है। 4 फरवरी वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना हुई। यह घटना स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई। इस घटना में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया।
जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा दरअसल 2 अलग-अलग गांवों के नाम थे। रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों का नाम एक साथ किया था। बाद में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई। इन ट्रेनों के नाम हैं शहीद एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस। 4 फरवरी वर्ष 1974 में सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हुआ। बोस एक महान भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसोन और फर्मियोन। इनमें से बोसोन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। जर्मनी में ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सत्येंद्र नाथ बोस ने इन सभी खोजों का अध्ययन किया। परिणाम स्वरूप बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। गणित और भौतिकी में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1954 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और आज के इतिहास के बाद अब बात करते हैं आज के दिन की। आज विश्व कैंसर दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ इसे आयोजित करता है। इसका मकसद कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बिल्कुल, और लगातार कैंसर को लेकर स्थिति गंभीर हो रही है हमारे देश में भी, और 2025 तक एक अनुमान है कि 15,70,000 से ज़्यादा कैंसर के मरीज हमारे देश में होंगे। इसलिए इसे लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की आज ज़रूरत है, ताकि समय पर इसका पता लगाया जा सके और कैंसर की रोकथाम हो सके। इस वर्ष की थीम जो रखी गई है वो क्लोज द केयर गैप। कैसे और क्यों हुई कैंसर डे मनाने की शुरुआत, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में इंसान कब कौन सी बीमारी से घिर जाए, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी ही एक बीमारी है कैंसर। विश्व भर में हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और उससे होने वाली मौतों को कम करना है। कैंसर से कई लोग जंग जीत जाते हैं तो कई हार भी जाते हैं। कैंसर कई तरह के होते हैं, जैसे स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड कैंसर, गले का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर, लिवर कैंसर, बोन कैंसर, मुंह का कैंसर और फेफड़े वगैरह। कैंसर के कारणों में धूम्रपान, तंबाकू, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, खराब डाइट, एक्सरे से निकली रेज, सूरज से निकलने वाली यूवी रेज, इन्फेक्शन और फैमिली के जीन वगैरह होते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम संसद में आज। संसद की दिन भर की कार्रवाई से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम। और 10 बजे आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर देख सकते हैं। और दोपहर 3 बजे देखिए स्पेशल इंटरव्यू अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री के साथ ये स्पेशल इंटरव्यू दोपहर 3 बजे देखना ना भूलिए। और 3:30 बजे आप देख सकते हैं इतिहास, जिसमें बात होगी कामाख्या शक्ति का विज्ञान की। और शाम 4 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। रात 9 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम डिप्लोमैटिक डिस्पैच। 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। 10 बजे जो सदन की कार्रवाई है उसे लेकर आप हमारा खास बुलेटिन हाउस हाइलाइट्स इंग्लिश में देख सकते हैं। और 10:30 बजे देखिए सदन दिन भर हिंदी में संसद की कार्रवाई पर विशेष बुलेटिन। और रात 11 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आवर, लोकसभा के प्रश्नकाल से जुड़ा हुआ ये विशेष कार्यक्रम। और इसी के साथ समय वक्त विदा लेने का। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ठीक 8 बजे। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।